नमस्कार छात्रों, एक बार फिर आप सभी का हिंदी भाषा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। छात्रों, आज मैं पद परिचय का दूसरा भाग लेकर आया हूं। पहले भाग में मैंने आपको पद परिचय की परिभाषा और किस प्रकार से पद परिचय के नियम होते हैं उसके बारे में समझाया था। कुछ नियम शेष रह गए थे जिसे मैं इस दूसरे भाग में लेकर आया हूं। तो छात्रों, प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। विशेषण शब्द का पद परिचय। तो छात्रों, सबसे पहले किसी भी विशेषण शब्द का पद परिचय देते समय हमें उसके भेद की जानकारी होनी चाहिए। हम सभी को पता है कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। दूसरा विशेषण पद का परिचय हमें लिंग के आधार पर देना होता है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। वचन के आधार पर भी एक वचन है या बहुवचन। विशेष, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसका भी पद परिचय देना होता है, उसके बारे में भी बताना पड़ता है कि यह किस शब्द की विशेषता बताई जा रही है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे मैंने नई पुस्तकें खरीदी। तो यहाँ गहरा लाल रंग में जो आपको शब्द दिखाई दे रहा है, जो पद दिखाई दे रहा है, वो आपका विशेषण है। ठीक है, जो पुस्तकों की विशेषता को बता रहा है। तो चलिए विशेषण नए का पद परिचय करते हैं। सबसे पहले बताना है कि विशेषण का भेद कौन सा है। नई, तो ये गुणवाचक विशेषण है। नया, पुराना, ठीक है ना, अच्छा, बुरा, ये सब विशेषण कहलाते हैं, गुण विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो पुस्तक नई है, इसलिए इसकी ये विशेषता है कि पुस्तक नई है, तो इसका गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है। पुस्तकें, अब ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता कैसे चलेगा, क्योंकि नई इकारांत है और पुस्तकें भी स्त्रीलिंग होती हैं। जब स्त्रीलिंग की जो विशेषता बताई जाएगी तो वह भी स्त्रीलिंग ही होगी। तो यहाँ पर देखेंगे लिंग के आधार पर नई स्त्रीलिंग होगी। नई, क्योंकि पुस्तकें एक वचन नहीं बहुवचन है, इसलिए जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, तो विशेष यदि बहुवचन में है तो विशेषण भी बहुवचन में ही होगा। ठीक है, तो नई यहाँ पर बहुवचन होगा। पुस्तकें विशेष हैं, पुस्तकें संज्ञा के रूप में प्रयोग की गई हैं और पुस्तकों की विशेषता बताने का कार्य नई पद कर रहा है। इस प्रकार से छात्रों, इस आधार पर हम विशेषण का परिचय दे सकते हैं। किसी भी शब्द का पद परिचय देते समय इस बात का आप लोगों को महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि उस शब्द का भेद बताना है, लिंग बताना है, वचन बताना है और उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्या संबंध है वह भी बताना है। ठीक है छात्रों, तो इस प्रकार से हमने विशेषण पद का पद परिचय किया। आगे बढ़ते हैं। अब अगला आ जाता है हमारा क्रिया का पद परिचय। कोई भी क्रिया पद हो उसका हम पद परिचय किन आधारों पर दे सकते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले वही बताना है भेद। क्रिया कर्मक है, सकर्मक है, प्रणार्थक है, पूर्वकालिक है या नाम धातु है। एक क्रिया के भेद होते हैं। मुख्यतः क्रिया के 2 ही भेद यहाँ पर प्रयोग करना है आपको, अकर्मक या सकर्मक। ठीक है, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, पुरुष, ये जो क्रिया है किस पुरुष की है, उत्तम पुरुष की है, मध्य पुरुष की है या अन्य पुरुष की है, उसको भी बताना है। काल बताना है, भूतकाल है, वर्तमान काल है या भविष्य काल है, किस काल में क्रिया घटित हो रही है, उसका भी आपका पद परिचय बताना है। वाच्य बताना है कि क्रिया का उद्देश्य विषय है क्या, कर्ता है, कर्म है या भाव है। ठीक है, और फिर कर्ता और कर्म का क्रिया से क्या संबंध है उसके बारे में भी पद परिचय देना है। उदाहरण देखते हैं। सेवक बातें कर रहे थे। ठीक है, उदाहरण हमने पढ़ा, सेवक बातें कर रहे थे, तो इसमें क्रिया होगी बातें कर रहे थे। तो कर रहे थे का प्रयोग कैसे होगा, बातें करना हमेशा अकर्मक आता है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा अकर्मक क्रिया, क्रिया का पहला भेद हो गया, ठीक है। लिंग के आधार पर, ठीक है, कर रहे थे तो पुल्लिंग है, ठीक है। और ये वचन के आधार पर बहुत से लोग हैं, सेवक बातें कर रहे थे तो यानी बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। और ये अन्य पुरुष में आ जाएगा क्योंकि अन्य की बात हो रही है। और जिस समय ये लोग बात कर रहे हैं उस समय काल होगा पूर्ण भूतकाल, ठीक है, क्योंकि भूतकाल में बातें कर रहे थे। वाच्य क्या होगा, कर्तवाच्य होगा क्योंकि क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग की गई है, ठीक है। सेवक कर्ता की क्रिया है, ठीक है। तो सेवक यहाँ पर जो करता है उसकी क्रिया है। तो इस प्रकार से हमने क्रिया का पद परिचय दिया है। क्रिया का पद परिचय समय देते समय इस बात का ध्यान रखना है कि क्रिया का भेद बताना है, लिंग बताना है, वचन बताना है, पुरुष बताना है, काल, वाच्य, संबंध, इन सभी का भली भांति पद परिचय देना है, तब जाके हमारा एक क्रिया का पद परिचय पूर्ण होगा। आगे बढ़ते हैं छात्रों, क्रिया विशेषण का पद परिचय। अभी पहले हमने क्रिया पद का परिचय समझा था, अब क्रिया विशेषण का पद परिचय अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले ऐसे पद क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो ऐसे पद का हमें पद परिचय देना है। क्रिया विशेषण के भेद भी 4 प्रकार के, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, ठीक है। इसमें ज़्यादा लिंग वचन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि क्रिया विशेषण अव्यय में आते हैं, अवकारी शब्दों में आते हैं। तो अवकारी का रूप कभी बदलता नहीं है, सिर्फ इसका संबंध बताना है क्रिया का, जिसकी विशेषता बताई जा रही उससे हमें संबंध भी स्थापित करना है। तो उदाहरण से समझते हैं। मोहन सफाई धीरे धीरे कर रहा है। मोहन सफाई कैसे कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, है ना, शनैः शनैः, तो ये सब आ जाते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत, ठीक है। कर रहा है क्रिया की विशेषता। जो अवकारी शब्द होते हैं सिर्फ हमें उसका भेद बताना है और वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करना है, बस इतना ही हमें पद परिचय इसमें देना है, ठीक है छात्रों। अगला अविकारी शब्द है संबंध बोधक, ठीक है ना। जो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं उनके भेद कौन कौन से हैं, समता, संग्रह, साधन, विरोध, काल, दिशा, स्थान आदि, ये सब संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। संबंध किससे स्थापित करते हैं, ये संज्ञा से करते हैं, सर्वनाम से करते हैं, ठीक है। और जिनसे और भी शब्द होते हैं, ठीक है, इनसे वो संबंध स्थापित करते हैं। जैसे चंचल के बिना मीनाक्षी त्रिवेंद्रम नहीं जाएगी। तो यहाँ पर गहरा अंडरलाइन रेखांकित शब्द आपको के बिना दिखाई दे रहा होगा, ये संबंध बोधक पद है, इसका पद परिचय देते हैं, ठीक है। के बिना व्यतिरेक वाचक संबंध बोधक है। चंचल और मीनाक्षी में संबंध सूचक है, यानी कि चंचल और मीनाक्षी में ये संबंध स्थापित कर रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से संबंध बोधक पद परिचय का यहाँ पर परिचय हुआ। अगला है समुच्चय बोधक, ठीक है। भेद संयोजक, विभाजक, कारणवाचक, स्थानवाचक, उद्देश्यवाचक आदि इसके भेद होते हैं। वाक्य के उन पदों का उल्लेख जिन्हें जोड़ा जा रहा है, ठीक है। 2 वाक्यों उपवाक्यों को जोड़ने के लिए जिस पद का प्रयोग किया जाता है वो समुच्चय बोधक पद परिचय कहलाते हैं। जैसे मोहन फल नहीं लाया इसलिए बच्चों ने फल नहीं खाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा समानाधिकरण, मोहन फल नहीं लाया, ठीक है, इसलिए बच्चों ने फल नहीं खाया। यहाँ समानाधिकरण की जगह व्याधिकरण होगा, ठीक है, व्याधिकरण होगा क्योंकि समस्या उत्पन्न हो रही है। फल क्यों नहीं खाया बच्चों ने, क्योंकि मोहन फल नहीं लाया, इसलिए व्याधिकरण होगा, समानाधिकरण नहीं होगा, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलिए इसको समझ लेते हैं। ये जो है आपका ये, ठीक है,
ये जो समानाधिकरण दिया था ये आपका व्यधिकरण होगा, ठीक है, व्यधिकरण। इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ लेना, ठीक है। ये जो समानाधिकरण है ये गलत है, इसकी जगह पर होगा व्यधिकरण, व्यधिकरण, ये व्यधिकरण होगा क्योंकि विघ्न उत्पन्न हो रहा है। समानाधिकरण मोहन नहीं होगा, ये व्याधिकरण होगा, ठीक है। ये यहाँ पर इसको गलत कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों ने फल नहीं खाए, उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है इसलिए के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विस्मयादि, विस्मयादि में क्या होता है? विस्मय होता है, प्रशंसा होती है, हर्ष, शोक, घृणा, ठीक है, स्वीकृति, ये सब विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ये गलत है, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। तो विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत विहित होते हैं विस्मय, आश्चर्य, जिसे हम बोलते हैं आश्चर्य, प्रशंसा, हर्ष, शोक, घृणा, ठीक है। उदाहरण, वह इला माँ बन गई। तो इला का माँ बनना अत्यधिक प्रसन्नता सूचक है, तो इसका पद परिचय देंगे हम, प्रसन्नता सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय। सिर्फ हमें भेद बताना है और इसमें और हमें पद परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं छात्रों, कुछ उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि प्रत्येक पद का हम पद परिचय किस प्रकार से देंगे। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, धवल वहाँ 10वीं कक्षा में बैठा है, एक वाक्य है। तो यहाँ पर प्रत्येक पद का हम पद परिचय देने की कोशिश करेंगे। तो धवल, धवल क्या है? धवल एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा का भेद है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है धवल, ठीक है। धवल पुल्लिंग है, धवल एक वचन है और धवल कर्ता कारक है, कर्ता के रूप में यहाँ प्रयोग हुआ है धवल का, ठीक है। और बैठा क्रिया का ये कर्ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम धवल का पद परिचय दिया। धवल व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक वचन, कर्ता कारक, बैठा क्रिया का कर्ता। वहाँ, ठीक है, वहाँ क्या है? विशेषण है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो क्रिया विशेषण की विशेषता है, कहाँ बैठा है? वहाँ बैठा है, तो यहाँ हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, बैठा है क्रिया की विशेषता यहाँ बताई जा रही है, ठीक है। अगला आ जाता है कक्षा में। कक्षा क्या है? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो कक्षा क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। कक्षा स्त्रीलिंग है, कक्षा एक वचन है, अधिकरण कारक, क्योंकि मैं ना, तो कारक कौन सा होगा? अधिकरण कारक, और बैठा है क्रिया से ही इसका संबंध है। अगला है हमारा 10वीं। 10वीं का संख्यावाचक विशेषण है, ये स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कक्षा संज्ञा की विशेषता यहाँ बताई जा रही है, ठीक है। अब आ जाता है बैठा है। बैठना, उठना, चलना, जाना, आना हमेशा ही अकर्मक होते हैं, तो यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग एक वचन, ठीक है। अन्य पुरुष है ये, कर्तवाच्य, ठीक है, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ इसलिए कर्तवाच्य। और काल कौन सा होगा? ये वर्तमान काल, बैठा है, ठीक है। तो इस प्रकार से छात्रों हमने यहाँ एक वाक्य के प्रत्येक पद का यहाँ पर पद परिचय दिया है। तो छात्रों इस प्रकार से पद परिचय पाठ प्रकरण हमारा पूर्ण होता है। पहला भाग और दूसरे भाग दोनों भागों में हमने इस प्रकरण को पूरा किया है। छात्रों यदि आपने पहला भाग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है पहले भाग की, आप उसमें जाकर पहला भाग देख सकते हैं। कक्षा में जुड़ने के लिए छात्रों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।